हेलो, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज सक्सेस विद सौरभ। एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस विद सौरभ पे। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले आप सबों को रामनवमी की ढेरों बधाइयाँ। भगवान आप सबों की मनोकामनाएं पूरी करे। जैसा कि आप सब जानते हैं, लास्ट क्लास में हमने क्लास 6 के एनसीईआरटी हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 3 को फिनिश किया था। आज उसके आगे चैप्टर नंबर 4 को पढ़ेंगे और अच्छे से एक एक लाइन जहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है हर चीज़ को डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। जैसा आप देख पा रहे हैं, जो 4th नंबर का चैप्टर है उसको नाम दिया गया है व्हाट बुक्स एंड बरियल्स टेल अस। इसी को हिंदी में कहा गया है क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें। अभी इस चैप्टर में क्या बताया गया है हर एक चीज़ को पढ़ेंगे। तो जैसा आप देख पा रहे हैं, जो मैंने फर्स्ट हेडिंग दिया है वह है दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में एक। मतलब दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों के बारे में इसमें चर्चा की गई है कि दुनिया का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है, और भी बहुत सारे चीज़ें हैं, हर एक चीज़ को देख रहे हैं। यहाँ लिखा हुआ है वेद 4 हैं। आप सब जानते हैं, अच्छे तरह से जानते होंगे कि वेदों की संख्या कितनी है, 4 है। कौन कौन से हैं? तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। एक बार फिर से, कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इसमें सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। कौन सा है सबसे पुराना वेद? कौन सा है? तो ऋग्वेद है, जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद है, और इसकी रचना कब हुई? तो लगभग 3500 साल पहले हुई थी। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं। इसको आप लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे। यहाँ से क्वेश्चन आपका बनेगा। कैसे बनेगा मैं बताता हूँ। ऋग्वेद में कितनी प्रार्थनाएं हैं? तो लगभग 1000 से ज़्यादा। आगे लिखा है इन्हें सूक्त कहा गया है। जो ऋग्वेद में 1000 से भी अधिक प्रार्थनाएं हैं उनको कहा क्या गया है? तो उनको सूक्त कहा गया है। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा कि जो ऋग्वेद में प्रार्थनाएं हैं उनको कहा क्या जाता है? ऑप्शन 4 ऑप्शन रहेंगे, उसमें से एक ऑप्शन आपका सूक्त भी रहेगा। तो आप लोग को किसको टिक करेंगे? तो आंसर हो जाएगा आपका सूक्त। क्लियर? सूक्त का मतलब है अच्छी तरह से बोला गया। यहाँ पे बताया गया है कि जिन प्रार्थनाओं को हम सूक्त कह रहे हैं, आखिर सूक्त का मतलब क्या होता है? तो सूक्त का मतलब होता है अच्छी तरह से बोला गया। क्लियर? आगे लिखा हुआ है सूक्त विभिन्न देवी देवताओं के स्तुति में रचे गए हैं। जो सूक्त हैं, जिन प्रार्थनाओं को हम सूक्त कह रहे हैं, उनकी रचना क्यों की गई है? तो उनकी रचना विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में, विभिन्न देवी देवताओं की याद में उसकी रचना की गई है। ठीक है? इनमें से 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण हैं। बहुत सारे प्रार्थनाएं बहुत सारे देवी देवताओं के लिए रचना किया गया है, लेकिन इन देवी देवताओं में से 3 देवता हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। उनके बारे में यहाँ बताया गया है कि कौन कौन से वे 3 हैं। तो उसको भी देखते हैं। वे 3 हैं अग्नि, इंद्र एवं सोम। कौन कौन है? अग्नि, इंद्र एवं सोम। यहाँ मैंने स्टार मार्क करके लिख दिया है। अग्नि आग के देवता होते हैं। अग्नि किसके देवता होते हैं? तो अग्नि आग के देवता होते हैं। आग मीन्स आप लोग समझते होंगे फायर को बोलते हैं। ठीक है? नेक्स्ट इंद्र है। इंद्र किसके देवता हैं? तो इंद्र युद्ध के देवता होते हैं। किसके? इंद्र युद्ध के देवता होते हैं। नेक्स्ट है सोम। सोम क्या है भाई? तो सोम एक पौधा है जिससे एक खास पेय बनता है। सोम क्या है? तो सोम एक पौधा है जिससे एक खास पेय बनता है। उसी के बारे में यहाँ मेंशन किया गया है। आई होप जितने पॉइंट्स हैं आपका क्लियर हो गया होगा। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, हर एक लाइन से क्वेश्चन बनेगा, इसलिए आप लोग अच्छे से इसको समझते हुए चलेंगे। और जैसे जैसे पूरा होता जाएगा मैं साइड होता जाऊँगा। आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपके पास नोट्स भी अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है? तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ जो भी लिखा हुआ है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे देखते हैं कि आगे क्या कहा गया है। नेक्स्ट जो आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है वह है वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। मैंने अभी आपको बताया कि ऋग्वेद में 1000 से भी ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं। तो इन प्रार्थनाओं की रचना किसने की थी? तो इन प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों के द्वारा की गई थी। आगे है आचार्य विद्यार्थियों को इन प्रार्थनाओं का सस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे। पहले ऐसी सुविधा नहीं थी कि लिखकर एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में उन प्रार्थनाओं को आदान प्रदान किया जाए।
पहले क्या किया जाता था, जैसे अभी बच्चों को कोई भी चीज़ याद कराया जाता है, कैसे? पहले टीचर्स उसको बोलते हैं और पीछे से स्टूडेंट्स उसका क्या करते हैं, उच्चारण करते हैं, जोर जोर से उसका पाठ करते हैं। तो ठीक उसी प्रकार जो इन प्रार्थनाओं को कंठस्थ करवाने की प्रक्रिया थी वह भी यही थी कि पहले टीचर उसका उच्चारण करते थे और पीछे से बच्चे उसका क्या करते थे, सस्वर पाठ मतलब बोल बोलकर वे भी उसका उच्चारण करते थे और इसी प्रकार उनको कंठस्थ करवाया जाता था इन प्रार्थनाओं को। क्लियर? आगे है, ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। यहां से आप लोग का क्वेश्चन बनेगा, इसको आप लोग याद रखेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि ऋग्वेद की भाषा क्या कहलाती है, तो क्या कहलाती है, या प्राक संस्कृत कहलाती है या वैदिक संस्कृत कहलाती है। क्लियर? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वह है आपका संस्कृत और अन्य भाषाएं। अब संस्कृत और अन्य भाषाएं में क्या बताया गया है, तो यहाँ कौन सी भाषा किस परिवार से बिलोंग करती है, किस फैमिली से बिलोंग करती है, उसके बारे में यहाँ बताया गया है। उसको भी हम लोग देख लेते हैं। इसमें जो फर्स्ट आपका पॉइंट है वह है संस्कृत भाषा भारोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। संस्कृत भाषा जो है वह किस परिवार का हिस्सा है, तो वह भारोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। भारोपीय कहने का मतलब है भारत और यूरोप, मतलब भारतीय भाषा और यूरोपीय भाषा का मिक्सचर, यानी भारोपीय भाषा परिवार का हिस्सा कौन है, तो संस्कृत है। नेक्स्ट है, पूर्वोत्तर प्रदेश में तिब्बत बर्मा परिवार की भाषा बोली जाती है। कहाँ पे? पूर्वोत्तर प्रदेश, यानी इस साइड आपके असम साइड हो गया, आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया, इस साइड में कौन सी भाषा परिवार की भाषा बोली जाती है, तो उसको हम लोग कहते हैं तिब्बत बर्मा परिवार की भाषा। क्लियर? नेक्स्ट है तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम, जो आपके साउथ की भाषा है। कौन कौन सी? तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम, ये भाषाएं जो हैं इनको हम किस भाषा परिवार में रखते हैं, तो इनको द्रविड़ भाषा परिवार की भाषा कही जाती है। ठीक है? नेक्स्ट है झारखंड और मध्य भारत के कई हिस्सों में, झारखंड और मध्य भारत के कई हिस्सों में बोली जाने वाली भाषाएं ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी हैं। कौन से? ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी हैं। इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे, यहां से आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। क्लियर? आई होप यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स हैं आपका क्लियर हो गया होगा। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट को मैंने नोट करके लिखा हुआ है, उसमें कहा गया है ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था और श्रवण किया जाता था। मैंने पीछे आपको बताया कि ऋग्वेद में क्या किया जाता था, उनके प्रार्थनाओं को पहले टीचर्स उसका उच्चारण करते थे और बच्चे पीछे से उसको बोल बोलकर उसका कंठस्थ किया करते थे। ठीक है? तो वही यहाँ कहा गया है कि ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था और श्रवण किया जाता था। रचना के कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया। जब इसकी रचना हुई, रचना का मतलब क्या, जब इसको बनाया गया और इसका उच्चारण प्रारंभ हुआ, उस समय के बहुत समय के बाद इसकी क्या की गई, इसको लिखा गया और इसे छापने का काम तो मुश्किल से 200 साल पहले हुआ। छापने का मतलब जब इसको बहुत सारे बुक्स की तरह इसको लिखा गया, बुक्स में लिखा गया और जगह जगह पे इसे पहुंचाया गया, यानी इसे छापने का काम जो था मुश्किल से 200 साल पहले किया गया। क्लियर? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टॉपिक है आपका इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। जो इतिहासकार होते हैं वह ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं, उसी के बारे में यहाँ कहा गया है। इसको भी देख लेते हैं। यहाँ लिखा गया है ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में हैं। सूक्त का मतलब मैंने आपको बताया है, सूक्त का मतलब है प्रार्थनाओं को ही सूक्त कहा गया है। तो जो सूक्त है ऋग्वेद में, कुछ सूक्त ऐसे हैं जो वार्तालाप के रूप में हैं। वार्तालाप का मतलब मैं और कोई सेकेंड पर्सन के साथ बातचीत करते हैं। हम इधर से कुछ बोल रहे हैं, सामने से उसका जवाब आ रहा है, या उधर से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हम उसका जवाब दे रहे हैं। टू वे कम्युनिकेशन को ही क्या कहते हैं, वार्तालाप कहते हैं। तो यहाँ पे कहा गया है कि ऋग्वेद का कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में है। एग्जाम्पल कौन सा ऐसा सूक्त है, बहुत सारे हैं, लेकिन एक एग्जाम्पल आपके पुस्तक में दिया गया है, वह है विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित 2 नदियों ब्यास और सतलज के बीच संवाद। मतलब जो वार्तालाप के रूप में है, जो संवाद के रूप में है, उसका एक एग्जाम्पल दिया गया है। ऋषि विश्वामित्र और देवियों की तरह पूजित 2 नदी, कौन कौन से, सतलज और ब्यास के बीच वार्तालाप। क्लियर? आगे है, इतिहासकार का कहना है कि जिस समाज में ऋषि रहते थे
वहाँ घोड़ों और गायों को बहुत महत्व दिया जाता था। जहाँ पे ऋषि रहा करते थे, जिस समाज में ऋषि रहा करते थे, वहाँ पे किन किन को बहुत महत्व दिया जाता था? तो वहाँ पे घोड़ों और गायों को बहुत महत्व दिया जाता था। आगे क्या है? इसलिए नदियों की तुलना घोड़ों और गायों से की गई है। अब नदियों की तुलना, मैंने अभी आपको बताया कि नदियाँ क्या की जाती थी? नदियों की पूजा की जाती थी देवियों की तरह, और उसी समकक्ष क्या था? जहाँ पे ऋषि रहते थे वहाँ घोड़ों और गायों का बहुत महत्व था। इसीलिए नदियों की तुलना जो है किससे की गई है? तो नदियों की तुलना भी घोड़ों और गायों से की गई है। क्लियर? आगे है, ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में अन्य दूसरी नदियों खासकर सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदियों का भी जिक्र है। ऋग्वेद की जो ऋग्वेद है उसमें हमने पढ़ा सतलज और ब्यास को तो देवियों की तरह पूजा जाता था। इनके अलावे कौन से नदी? सरस्वती और सिंधु नदी और उसके छोटे छोटे सहायक नदियों का भी जिक्र किया गया है। और नेक्स्ट पॉइंट है, गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार में हुआ है। और गंगा नदी और यमुना नदी का उल्लेख ऋग्वेद में कितनी बार किया गया है? तो सिर्फ और सिर्फ एक बार किया गया है। यहाँ से पिछली बार क्वेश्चन आया था सीटेट के एग्जाम में, आगे भी आ सकता है। क्या आया था? तो ऋग्वेद में गंगा और यमुना का उल्लेख कितनी बार किया गया है? तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, कितनी बार किया गया है? केवल और केवल एक बार किया गया है। ठीक है, यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स हैं आपका क्लियर हो गया होगा। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें इसका। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट को मैंने नोट करके लिखा है, चलिए देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। यहाँ कहा जा रहा है ऋग्वेद को सबसे पहली बार छापने के लिए कश्मीर से प्राप्त भूर्ज वृक्ष की छाल पर लिखी पांडुलिपि की सहायता ली गई थी। पांडुलिपि क्या होता है? मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में ही बता दिया है। पांडुलिपि हम लोग उसको कहते हैं जो हाथ से लिखा जाता हो। ठीक है, तो वही यहाँ बताया जा रहा है कि जब पहली बार ऋग्वेद को छापने की प्रक्रिया शुरू हुई तो किसी सोर्स का उपयोग तो किया गया होगा। तो उस सोर्स को हम लोग क्या कह रहे हैं? वह सोर्स था जो कि कश्मीर से प्राप्त हुआ था। एक भूर्ज वृक्ष की छाल पर लिखा गया पांडुलिपि था। पांडुलिपि मतलब हाथों से लिखा गया। क्लियर? आगे है, इसी पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी अनुवाद तैयार हुआ। और इसी पांडुलिपि यानी इसी हाथों से लिखा गया जो ऋग्वेद था, जो कि भूर्ज वृक्ष की छाल पे लिखा गया था, उसी को देखकर उसका अंग्रेजी अनुवाद किया गया। क्लियर? आगे है, यह पांडुलिपि महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में सुरक्षित है। महाराष्ट्र का एक पुस्तकालय है, वहीं पे यह पांडुलिपि सुरक्षित है। कौन सा? जो कि कश्मीर से मिला था। और किस पे लिखा गया था? तो भूर्ज वृक्ष की छाल पे लिखा गया था। क्लियर? चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है मवेशी, घोड़े और रथ। क्या है? मवेशी, घोड़े और रथ। अब इसमें देखते हैं कि इसमें क्या कहा गया है। यहाँ कहा जा रहा है ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों, खासकर पुत्रों, मवेशियों, बच्चों और बच्चों में खासकर पुत्र और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। मैंने आपको पीछे बताया कि 1000 से भी प्रार्थनाएं हैं, और उसमें से बहुत सारी प्रार्थनाएं ऐसे हैं जो कि किसके प्राप्ति के लिए हैं? तो वह है मवेशी, घोड़े और बच्चों के लिए, और बच्चों में भी खासकर पुत्रों के लिए। क्लियर? नेक्स्ट है, अधिकांश पुरुष युद्ध में भाग लेते थे, अस्थाई सेना नहीं होती थी। यह चर्चा कब की है? ऋग्वेद कालीन की है। और उस समय क्या था? अधिकांश पुरुष ही युद्ध में भाग लिया करते थे और अस्थाई सेना की व्यवस्था नहीं थी। जब युद्ध होता था तब अपने सेना को एकत्रित कर लिया जाता था, इकट्ठा कर लिया जाता था, मतलब अस्थाई सेना नहीं थी, यानी अस्थाई वेतन नहीं दिया जाता था। ठीक है, अस्थाई सेना नहीं होती थी, लोग मिलकर सरदार चुनते थे जो कुशल योद्धा हो। जैसे अभी चुनाव होता है मुखिया का गांव में, तो उसी प्रकार क्या करते हैं, लोग मिलकर वोट डालते हैं। तो उस समय भी लोग मिलकर ही चुनाव करते थे। किसका? एक सरदार का, एक सरदार को चुनते थे जो कि एक कुशल योद्धा होता था। मतलब जो कुशल योद्धा था वही एलिजिबल था सरदार चुने जाने के लिए। क्लियर? आई होप यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स हैं आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जिस इंपॉर्टेंट टॉपिक की चर्चा की गई है आपके चैप्टर में, वह है लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द। क्या है? लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें टॉपिक में किस बात को मेंशन किया गया है। यहाँ कहा गया है लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा,
परिवार या समुदाय, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पे किया जाता था। किस आधार पे किया जाता था? तो लोगों के काम के आधार पे किया जाता था, लोगों के भाषा के आधार पे किया जाता था, लोगों के परिवार या समुदाय के आधार पे किया जाता था, और लोगों के निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पे किया जाता था। नेक्स्ट है, ऐसे दो समूह हैं जिनका वर्गीकरण काम के आधार पे किया गया है। अब इस टॉपिक में ऐसे दो समूहों का जिक्र किया गया है जिनका वर्गीकरण किस आधार पे किया गया था? तो उनका वर्गीकरण काम के आधार पे किया गया था। चलिए देखते हैं कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट है पुरोहित या ब्राह्मण। फर्स्ट क्या है? पुरोहित या ब्राह्मण। अब इनके काम को देखते हैं हम। तो पुरोहित या ब्राह्मण तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। क्या करते थे? पुरोहित या ब्राह्मण तरह तरह के यज्ञ करते थे या करवाते थे या अनुष्ठान करते थे। क्लियर। सेकंड है, दूसरे लोग थे राजा। दूसरे लोग कौन थे? राजा। अब राजा वर्ड सुन के आपके मन में एक इमेज डेवलप हुआ होगा कि बड़े बड़े महलों में रहा करते थे और उनके पास बहुत सारी सेनाएं होंगी, लेकिन यहाँ पे जो राजा है वह इससे अलग है। कैसे है देखते हैं। यहाँ कहा गया ये राजा वैसे नहीं थे जो राजधानियों और महलों में रहा करते थे। मतलब ये राजा वैसे नहीं हैं जो जनरली राजा होते हैं। कैसे होते हैं? तो राजधानी में रहते हैं, बड़े बड़े महलों में रहा करते थे, लेकिन यहाँ पे जिन राजाओं को मेंशन किया गया है वैसे नहीं थे। आगे है, इनके पास ना ही सेना थी और ना ही एक कर वसूलते थे, और ना ही इनके पास कोई अस्थाई सेना थी और ना ही इनको यह अधिकार था कि ये कर वसूल सकें। प्रायः राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप ही शासक नहीं बन जाता था। आप सब जानते हैं कि राजा का मतलब क्या हुआ कि राजा की मृत्यु हुई तो उसका बेटा राजा बन जाएगा, उसके बाद उसका बेटा राजा बनेगा, लेकिन यहाँ पे ऐसी सुविधा नहीं थी। चलिए नेक्स्ट लिखा हुआ है, जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल होता था। जनता या पूरे एक समुदाय के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल होता था। कौन कौन से शब्द हैं उनको भी देख लेते हैं। तो फर्स्ट है जन। फर्स्ट क्या है? जन। अब जन का प्रयोग, इसका प्रयोग हिंदी व अन्य भाषाओं में आज भी होता है। आप सब जानते होंगे जन वर्ड का प्रयोग आज भी होता है। तो फर्स्ट वर्ड कौन सा हुआ? जन हुआ। सेकेंड वर्ड है विष। सेकेंड वर्ड क्या है? विष है, और विष से ही वैश्य शब्द निकला है। जो वैश्य शब्द आप जनरली सुनते हैं वह किससे निकला हुआ है? तो विष से ही निकला हुआ है। क्लियर। आई होप यहाँ पे जितने पॉइंट्स हैं क्लियर हो गया होगा। और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, आगे हम लोग उनको भी देखते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके चैप्टर में वह है, जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद का विकास या रचना हो रहा था, उसी समय दूसरी जगहों पर एक अलग तरह का विकास हो रहा था। अब दूसरी जगहों पे अलग तरह का विकास क्या क्या हो रहा था उसको यहाँ पे बताया गया है और उसकी चर्चा की गई है। तो इसको भी देख लेते हैं हम लोग। और इसमें जो फर्स्ट आपका हेडिंग है वो है खामोश प्रहरी, कहानी महापाषाणों की। क्या है? खामोश प्रहरी, और कहानी कब की है? महापाषाणों की है। मतलब अब महापाषाण का मतलब क्या है? तो उसके लिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है, महापाषाण दो वर्ड से मिलकर बना है, एक महा और दूसरा पाषाण। तो महा का मतलब होता है बड़ा, आप लोग जानते ही होंगे, और पाषाण का मतलब होता है पत्थर, मतलब बड़ा पत्थर, यानी बड़े पत्थर की अहमियत, बड़े पत्थरों का यूज के बारे में यहाँ बताया गया है। और इसमें फर्स्ट लाइन जो लिखा हुआ है वह है, ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा लगाए जाते थे। जो ये बड़े बड़े पत्थर होते थे वे कहाँ लगाए जाते थे? तो जहाँ पे लोगों की कब्रें होती थी, जहाँ पे लोगों को दफन किया जाता था, उस जगहों पे क्या किए जाते थे? ये लगाए जाते थे बड़े बड़े पत्थर। ठीक है। आगे है, महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई। कब हुई थी शुरू? तो लगभग 3000 साल पहले। एक चीज़ मैंने आपको पहले भी बताया है, बार बार बताया है कि आप लोग डेट देखकर कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि जब भी हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री की बात करते हैं तो डेट वाला क्वेश्चन, ईस्वी सन वाला क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। तो इसके चक्कर में आप लोग ना पढ़ के जो जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि जब आप पढ़ते हैं तो आपको यह अंदाजा हो जाता है कि यहाँ से क्वेश्चन एक नंबर का बन सकता है, तो उन पे आप ज़्यादा फोकस करेंगे। डेट वाले पे, खासकर एंशिएंट हिस्ट्री में फोकस नहीं करना है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे क्या कहा गया? महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई थी। चलिए आगे है, यह प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। कहाँ कहाँ? दक्कन। दक्कन को ही मतलब दक्षिण भारत भी कहा जाता है, तो आप लोग इससे ध्यान रखेंगे। कहाँ कहाँ था? तो दक्षिण भारत में था, उत्तर पूर्वी भारत में था,
कहाँ पे? उत्तर पूर्वी भारत में और कश्मीर में था। क्लियर? आगे है, कई बार पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिले हैं। बहुत बार क्या हुआ है? पुरातत्वविद क्या होता है मैंने आपको बता दिया है पहले। तो कई बार ऐसा पाया गया है कि पुरातत्वविदों को क्या मिला? गोलाकार बहुत बड़ा पत्थर सजाए हुए मिले हैं। ठीक है, आगे है, कई बार अकेला खड़ा पत्थर मिलता है और कई बार ऐसा हुआ है कि खड़े शेप वाला पत्थर, अकेला पत्थर मिला है। यही एकमात्र प्रमाण है जो जमीन के नीचे कब्रों को दर्शाते हैं और यह पत्थरों का यूज ही यह एकमात्र प्रमाण है जिससे यह अंदाजा लगाया जाता है कि वहां पे कब्रें होंगी। क्लियर? आई होप ये सारा पॉइंट्स आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जिस इंपॉर्टेंट पॉइंट की चर्चा की गई है आपके चैप्टर में, वह है इन सभी कब्रों में कुछ समानताएं हैं। हमने अब तक जितनी भी कब्रों के बारे में बात की, हमने महापाषाण काल के कब्रों के बारे में बात की। क्या बात किया? कि कुछ कब्र ऐसे थे जिनको गोल आकार के बड़े पत्थरों से ढका जाता था। और क्या बात की? तो कुछ कब्र ऐसे हैं जिनको लंबवत आकार के बड़े पत्थर से ढका जाता था। तो यहाँ कहा गया है कि इन सभी कब्रों में एक मुख्यतः समानता थी। अब वह समानता क्या थी उसको हम लोग यहाँ देखेंगे। सामान्यतः मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था और यह समानता जो थी वह थी कि हर कब्र के साथ एक खास प्रकार के मिट्टी के बर्तन रखे जाते थे। क्लियर? आगे है, जिन्हें काला लाल मिट्टी के बर्तनों के नाम से जाना जाता है और वह मिट्टी का बर्तन जो हर कब्र के साथ रखा जाता था उसको किस नाम से जाना जाता है? तो उसको काला लाल मिट्टी के बर्तन के नाम से जाना जाता है। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वेश्चन किस प्रकार बनेगा? आपसे क्वेश्चन कर दिया जाएगा कि महापाषाण काल के जो कब्र थे उनके साथ, हर कब्र के साथ कौन सी ऐसी चीज थी जो रखी जाती थी, और यहाँ मिट्टी के बर्तन न देकर आपको डायरेक्ट नाम दे देगा कि काला लाल मिट्टी के बर्तन। तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे तभी आप इसको आंसर कर पाएंगे। क्लियर? आगे है, इनके साथ ही मिले हैं लोहे के औजार एवं हथियार, घोड़ों के कंकाल और पत्थर एवं सोने के गहने। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट आपका हेडिंग है वह है लोगों के सामाजिक असमानताओं के बारे में पता करना। अब लोगों के सामाजिक असमानताओं के बारे में पता करना है, वह भी किसके सहारे? तो वह भी कब्र के सहारे। कब्र से हम किस प्रकार यह पता करेंगे कि समाज में आर्थिक स्थिति जो थी अलग अलग थी, जो सामाजिक स्थिति थी वह अलग अलग थी, उसी को यहाँ बताया गया है। तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ कहा गया है, पुरातत्वविद यह मानते हैं कि कंकाल के साथ पाई गई चीज़ें मरे हुए व्यक्ति की ही रही होंगी। अब आप जानते हैं कि पहले क्या था, जिनको दफनाया जाता था तो उनके साथ उनकी जो सामान थी उसको भी दफना दिया जाता था। ऐसा तो है नहीं कि मरा कोई और उसके साथ किसी और का सामान दफना दिया जाएगा। यह कॉमन सेंस की बात है। तो पुरातत्वविदों ने क्या अनुमान लगाया कि कंकाल के साथ जो भी चीज़ें मिल रही हैं वह उस व्यक्ति की ही होंगी। क्लियर? कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र में ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं। कभी कभी ऐसा पाया गया कि एक कब्र में बहुत ज़्यादा चीज़ मिल रहा है, वहीं दूसरे कब्र में बहुत कम चीज़ मिल रहा है, वही यहाँ कहा गया है। तो इससे आप अंदाज़ा क्या लगाएंगे? आप कॉमन सेंस लगाइए कि ऐसा देखा गया कि किसी कब्र के साथ बहुत ज़्यादा चीज़ मिल रहा है और किसी कब्र के साथ बहुत कम चीज़ मिल रहा है, या केवल मिट्टी का बर्तन ही मिल रहा है। तो इससे आप अंदाज़ा यह लगाएंगे कि हो सकता है समाज में आर्थिक स्थिति अलग अलग होगी। जिनके पास बहुत ज़्यादा होगा उनके साथ ज़्यादा सामान मिल रहा है, जिनके पास बहुत कम होगा उनके साथ हो सकता है केवल मिट्टी का बर्तन मिल रहा है। तो वही यहाँ बताने का प्रयास किया गया है कि आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति अलग अलग थी, कब्र के सहारे यह दर्शाया गया है या बताया गया है। क्लियर? आगे है, ब्रह्मगिरी में एक व्यक्ति के कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं। अब इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा कि 33 सोने के मनके और शंख कहाँ से पाए गए हैं या कहाँ के कब्र में पाए गए हैं? तो आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा ब्रह्मगिरी। क्लियर? आगे है, यह दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाता है, जो कि मैंने अभी आपको बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका वह है, क्या कुछ कब्रगाहें खास परिवारों के लिए थी? क्या कुछ कब्रगाह ऐसे थे जो खास परिवार के लिए थे, मतलब वहाँ पे केवल उसी परिवार के मृतक को दफनाया जाता था, ऐसा था या नहीं था, वह भी देख लेते हैं।
यहाँ लिखा गया है कभी कभी महापाषाणों में एक से अधिक कंकाल मिले हैं। अब कभी कभी पाया गया कि एक ही स्थान पे एक ही कब्र में एक से अधिक कंकाल मिल रहे हैं। तो इससे अंदाजा क्या लगाया गया कि हो सकता है कि किसी एक परिवार के लिए एक कब्रगाह होगा और उसी में उस परिवार से जो भी मृतक बनता होगा, जो भी मरता होगा, उसको उसी स्थान पे दफनाया जाता होगा। ठीक है, वे यह दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पे अलग अलग समय पर दफनाया गया था। मैंने अभी आपको बता दिया। आगे है, बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट होल के रास्ते कब्रों को लाकर दफनाया गया था। अब यहाँ क्या कहा जा रहा है कि मान लीजिए एक बार में तो सब कोई मरता नहीं है, अलग अलग टाइम पे जो मरा, तो बाद में जो लोग मरे उसी परिवार के, उनको किस रास्ते दफनाया गया? तो एक पोर्ट होल, मतलब एक होल के सहारे उनको उसी कब्रगाह में दफना दिया गया। नेक्स्ट जिस इंपॉर्टेंट पॉइंट की चर्चा की गई है आपके चैप्टर में, उसमें कहा गया है जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे। मैंने आपको बताया कि ऋग्वेद में 1000 से भी ज़्यादा प्रार्थनाओं को रखा गया है और उन प्रार्थनाओं के जो रचयिता थे या रचनाकार थे वे खुद को क्या कहते थे? वे खुद को आर्य कहा करते थे। क्लियर? तथा अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। अब विरोधियों से क्या तात्पर्य है? जो उनके मंतव्य से मत न रखते हो, जो उनके खिलाफ रहते हो, उनको विरोधी कह रहे होंगे। तो विरोधियों को वे किस नाम से पुकारते थे? तो उनको दास या दस्यु कहा करते थे। क्लियर? आगे है, दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे तथा दूसरी भाषाएं बोलते थे। यहाँ पे दस्यु का मतलब समझाया गया है और कहा गया है दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं किया करते थे तथा दूसरी भाषाओं का प्रयोग किया करते थे। ठीक है, बाद में दास या दासी का मतलब गुलाम हो गया और जैसे जैसे समय बढ़ता गया, जैसे जैसे समय आगे चला, तो दास या दासी का मतलब क्या हो गया? गुलाम की तरह लिया जाने लगा। आप जानते हैं पहले के राजा महाराजा क्या करते थे? एक दूसरे पे आक्रमण किया करते थे। क्यों किया करते थे? ताकि उनका एरिया, उनका क्षेत्र बड़ा हो सके। तो जब भी वे एक दूसरे पे आक्रमण करते थे तो वहाँ से वे कुछ लोगों को बंदी बना लिया करते थे। बंदी के रूप में वे स्त्री भी हो सकती थी या पुरुष भी हो सकते थे। उनको बंदी बनाकर अपने पास रख लेते थे या अपने राज्य क्षेत्र में लेकर चले जाते थे। तो वही यहाँ बताया गया है कि आगे चलकर उनको दास या दासी को गुलाम की तरह माना जाने लगा। ठीक है, दास वे स्त्री या पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था। मैंने अभी आपको बताया कि दास या दासी वे स्त्री या पुरुष होते थे जिनको युद्ध में क्या किया जाता था? बंदी बनाया जाता था। दासों को उनके मालिक का जायदाद माना जाता था। जायदाद से तात्पर्य है जिस पर पूरी तरह से आपका नियंत्रण हो, आप जो कहें वही वह करे। वही यहाँ कहा गया है कि दासों को क्या माना जाता था? अपने राजा का, यानी जो उनको जीत कर लाया है उनका जायदाद माना जाता था। क्लियर? आई होप छोटे छोटे पॉइंट्स थे, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं आगे क्या कहा गया है। नेक्स्ट जिस इंपॉर्टेंट टॉपिक की चर्चा की गई है आपके चैप्टर में, वह है इनाम गांव में एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र। इनाम गांव नामक जगह की चर्चा की गई है और वहां पे एक विशिष्ट व्यक्ति के कब्र की चर्चा की गई है और इसमें क्या कहा गया है उसको हम लोग देखते हैं। यहाँ लिखा, इनाम गांव भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे एक जगह है। कहाँ पे है? तो इनाम गांव भीमा की सहायक नदी, जिसको घोड़ कहा जाता है, उसी के किनारे एक जगह है। क्लियर? आगे है, यहाँ वयस्क लोगों को प्रायः गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था। जो भी वयस्क होता था उनको गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था। उनका सिर उत्तर की ओर होता था, उनका जो सर था वह उत्तर दिशा की ओर होता था। आगे है, ऐसे बर्तन जिनमें शायद खाना या पानी हो दफनाए गए शव के साथ रख दिए जाते थे। और ऐसे बर्तन रखे जाते थे उनके साथ जिनमें हो सकता है खाना हो या पानी हो और उसको उन्हीं के साथ बर्तनों को भी दफना दिया जाता था। मैंने आपको पहले भी बताया है कि लोग क्या मानते थे कि मृत होने के बाद, मरने के बाद के जीवन में ये पानी, ये भोजन उनके काम आएंगे, इसलिए ये सब रखे जाते थे। क्लियर? आगे है, एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के बड़े से संदूक में दफनाया गया था। जिस विशिष्ट व्यक्ति की चर्चा की गई है वह यही व्यक्ति है और वह आदमी को एक 5 कमरे वाले मकान में उस मकान के आंगन में मिट्टी के एक संदूक में जिसके 4 पैर थे उसमें दफनाया गया था।
क्लियर। आगे है, बस्ती के बीच में बसा यह घर गांव के सबसे बड़े घरों में एक था, 100 के पैर मुड़े हुए थे। और यह जो घर था बस्ती के बीचों बीच बसा हुआ था। गांव में जितने भी घर थे उसमें सबसे बड़े घरों में से एक था, और जो व्यक्ति को दफनाया गया था उसके पैर क्या थे, मुड़े हुए थे। क्लियर। नोट करके मैंने एक पॉइंट लिखा हुआ है, वह है 2000 साल पहले चरक नाम के वैद्य ने, नाम क्या है, तो इनका नाम है चरक, आप लोग ध्यान रखेंगे। चरक नाम के वैद्य ने चरक संहिता नामक किताब लिखी। चरक नाम के व्यक्ति ने कौन सा बुक लिखा, तो चरक संहिता लिखा। इसको ध्यान रखेंगे, यहां से क्वेश्चन आएगा। आगे क्या है, यह किताब चिकित्सा शास्त्र पर आधारित थी। किस पे आधारित थी, तो चिकित्सा शास्त्र पे आधारित थी। इन्होंने मनुष्य में 360 हड्डियों का जिक्र किया, और जो चरक थे जिन्होंने चरक संहिता नामक पुस्तक लिखी थी उसमें उन्होंने क्या बताया कि मनुष्यों में 360 हड्डियां होती हैं। क्लियर। चलिए आगे है, इनाम गांव के लोगों के काम धंधे। अब इनाम गांव के लोगों के काम धंधों की चर्चा की गई है, वे क्या खाते थे, इसको समझाने का यहाँ प्रयास किया गया है। इसको भी देख लेते हैं। यहाँ लिखा गया है, यहाँ कई जानवरों की हड्डियाँ मिली हैं। यहाँ पे बहुत सारे जानवरों के हड्डियाँ मिली हैं, ठीक है। कई हड्डियों पर काटने के निशान से यह अंदाजा होता है कि लोग इन्हें खाते होंगे। और बहुत सारे जो जानवरों के हड्डियां मिली हैं उन हड्डियों पे काटने के निशान दिखे हैं, और उन काटने के निशानों से पुरातत्वविदों ने यह अंदाजा लगाया कि हो सकता है कि यहाँ के लोग इन जानवरों को भोजन के रूप में ग्रहित करते होंगे, ओके, ग्रहण करते होंगे। क्लियर। यहाँ से अनाजों के बीज भी मिले हैं, और इनाम गांव से अनाजों के बीज भी मिले हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस समय लोग अनाजों का प्रयोग भी भोजन के लिए करते होंगे। आई होप यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स हैं आपका क्लियर हो गया होगा। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके इस चैप्टर में बचा हुआ है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं, इसके बाद आपका चैप्टर समाप्त हो जाएगा। लास्ट मेन पॉइंट, मेन हेडिंग जो आपका है आपके इस चैप्टर में, वह है अन्यत्र। अब अन्यत्र क्या है, मैंने आपको पहले बता रखा है कि हर एक चैप्टर के लास्ट में अन्यत्र दिया गया है। जैसे हम लोग तो अपने उपमहाद्वीप के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन जिस समय की बात हम कर रहे हैं उसी समय दुनिया के अन्य क्षेत्रों में, अन्य भागों में क्या घटनाएं घटित हो रही थी उसके बारे में चर्चा किया गया है आपके अन्यत्र में। तो इस चैप्टर के अन्यत्र में जिस स्थान की चर्चा की गई है वह है चीन, यानी चाइना के बारे में बताया गया है। अब क्या बताया गया है इसको देख लेते हैं। तो चीन में यह प्रथा थी कि यहाँ लेखन जानवरों के हड्डियों पे किया जाता था। चीन में यह प्रथा थी कि यहाँ पे जो लेखन होता था, लिखने का जो काम होता था, जानवरों के हड्डियों पे किया जाता था। आगे है, तथा इन्हें भविष्यवाणी की जाने वाली हड्डियाँ कही जाती थी, और जानवरों के हड्डियों को भविष्यवाणी की जाने वाली हड्डी भी कहा जाता था। आखिर इस पे भविष्यवाणी कैसे होता था उसको देखते हैं, क्योंकि यह मान्यता थी कि ये भविष्य बताती हैं, और वहाँ पे मान्यता थी कि जानवरों की जो हड्डियाँ हैं वह भविष्य बताती हैं। कैसे बताती हैं उसको यहाँ देखते हैं। हड्डियों को आग में डाल दिया जाता था, जो जानवरों की हड्डियाँ होती थी उनको आग में डाल दिया जाता था। गर्मी से हड्डियों में दरार पड़ जाती थी, आग में डालने पे गर्मी बढ़ती थी, और गर्मी से हड्डियों में क्या पड़ जाता था, दरार पड़ जाता था। आगे है, तथा भविष्य वक्ता, मतलब जो भविष्य बताता है, के द्वारा उन दरारों को ध्यान से देख भविष्यवाणी की जाती थी, और उन्हीं दरारों का अवलोकन करके भविष्य वक्ता क्या करता था, भविष्यवाणी करता था। यही आपके अन्यत्र में इंपॉर्टेंट चीज़ जो था मैंने आपको बता दिया। चलिए यहाँ पे आपका 4th नंबर का चैप्टर समाप्त होता है। हर एक पॉइंट पे मैंने डिस्कस किया है। बहुत मेहनत लगी है इस क्लास को बनाने में, इस सेशन को लेने में, क्योंकि मैंने हर उस इम्पोर्टेंट पॉइंट को पहले मैं खुद देखता हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है या नहीं, और जहाँ से भी क्वेश्चन बनने की संभावना होती है उसको मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। मैंने बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे देखा है कि लोग क्या करते हैं कि बस स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगाकर वही एनसीईआरटी बुक को केवल लाइन बाय लाइन पढ़ देते हैं, और उस पर मिलियंस ऑफ व्यूज़ हैं। खैर कोई बात नहीं, मैं इस पे आपको हर एक चीज़ समझाने का प्रयास किया हूँ, और इस सेशन को देखने के बाद मेरा विश्वास है कि अगर आप अच्छे से सेशन को देखते हैं तो फिर से दोबारा आपको कभी इस चैप्टर को पढ़ने की आवश्यकता तो नहीं पड़ेगी। तो ज़्यादा आप ध्यान
समझने पे लगाएंगे ताकि आपको एग्जाम में इससे अधिक फायदा हो। और बाकी मेहनत करना आपके हाथ में है, आपका रिजल्ट ऊपर वाला देता है, भगवान पे सब छोड़कर केवल आप मेहनत करते रहिए। चलिए, तो यहाँ पे आपका चैप्टर समाप्त होता है। अगर आपको सेशन अच्छा लगा होगा तो वीडियो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।